ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों के वॉशरूम में कैमरे लगे होने का आरोप, महिला सिपाहियों ने प्रदर्शन किया। आईजी बोले आरोप निराधार। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच की मांग उठाई है। दूसरी खबर, बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेज होती हुई सियासी घमासान की बात करेंगे। विधानसभा में तेजस्वी और सीएम नीतीश में वार पलटवार। तेजस्वी बोले लोगों को वोट देने का हक छीन रही है बीजेपी। तीसरी खबर, आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार से जुड़ी हुई। राजस्थान के झुंझुनू में दरका पहाड़, मुंबई में भारी बारिश की वजह से 5 मकान गिर गए। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में भी हाल इस वक्त बेहाल है। चौथी खबर है, बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर बने चेक पोस्ट पर खूनी झड़प की। बिना चेकिंग सीमा प्रवेश को लेकर एसएसबी जवानों से झड़प के आरोप हैं। 2 एसएसबी जवानों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से माया नगरी मुंबई बुरी तरीके से बेहाल हो गई है। मुंबई में इतना पानी बरसा कि जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा मंडराने लगा। मुंबई के भांडुप इलाके में तो उस वक्त चीख पुकार मच गई जब कई घर भर-भरा कर गिरने लग गए, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि ओमेगा हाई स्कूल के पीछे की एक दीवार गिरी और इसके बाद 20 सेकंड में 5 मकान भर-भरा कर गिर गए। पास में ही एक ऑटो खड़ा था जिसके पास आकर घरों का मलबा गिर गया। अरे बाप रे, ये हादसा घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ, लेकिन गनीमत रही कि प्रशासन ने इन घरों को पहले ही खाली कर लिया था, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हो पाया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में बाढ़ में फंसे एक बच्चे को बचाने के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर आए। सेना का हेलीकॉप्टर आया और बच्चे को उफनती लहरों से निकालकर ले गया। और हुआ यूं कि बच्चा नदी पार करते समय बीच धारा में फंस गया था। घटना की सूचना मिलते ही सेना, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू हुआ। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्चे का जमीन से रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 5 मिनट तक चले इस अभियान में सेना का हेलीकॉप्टर बच्चे के पास उतरा। उसके बाद सेना का एक जवान नीचे आया और फिर हेलीकॉप्टर बच्चे को लेकर उड़ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोग सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तर गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ा। नदी में अचानक पानी बढ़ने से वहां नहा रहे 20 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। पर्यटक जटाशंकर में छुट्टी मनाने के लिए आए थे, लेकिन संकट में फंस गए क्योंकि नदी में पानी की रफ्तार इतनी भयानक थी कि उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद पर्यटकों ने जान बचाने के लिए सैलाब के बीच में एक मोटी लकड़ी रख दी और उसी के सहारे उफनाई नदी पार करने लगे। लड़के तो किसी तरह इस लकड़ी के सहारे निकल गए, लेकिन वहाँ जो महिलाएं फंसी थी उन्हें भारी दिक्कत हुई। लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला तो नदी पार करने के चक्कर में बहती बहती बची। मंजर इतना खौफनाक था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ फंसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की और सभी के सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सैलाब से बाहर निकल आए। ये घटना 20 जुलाई की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी सुबह हुई तेज बारिश अपने साथ मुसीबत लेकर आई। नोएडा के सेक्टर 62 में तो इतना पानी भर गया कि सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की एक कार लहरों को चीर कर आगे न बढ़ सकी और पानी में ही तैरने लगी। गाड़ी अपने आप जा रही है। सिर्फ गाड़ी ही वहाँ नहीं फंसी। मूसलाधार बारिश के बाद आफत ऐसी आई कि एक युवक तो पानी में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सड़कों पर इतना पानी भर गया जिसकी वजह से कई बार तो बाइक सवार भी गड्ढों में गिरते गिरते बचे। भाई क्या नसीब है। कुछ घंटे की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी। उत्तर बेंगलुरु में तो कई लोगों की जान पर ही आफत बनाई।
बेंगलुरु के इंदिरा नगर में तो एक पेड़ टूट गया और ये पेड़ ऐसे समय पर टूटा जब वहां पर लोगों की काफी ज्यादा चहल पहल थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि इलाके पर चहल पहल थी। आसपास कई दुकानें खुली थी, जिसके बाहर लोग बैठे थे। सड़क से भी गाड़ियों की आवाजाही बराबर हो रही थी। तभी अचानक एक पेड़ टूटा और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। पेड़ टूटने की वजह से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी दब गई, जबकि वहां खड़े एक युवक ने तो भागकर अपनी जान बचा ली। जिस समय ये पेड़ टूटा उस समय वहां से एक ऑटो भी निकल रहा था। ऑटो ड्राइवर पेड़ टूटता देख घबरा गया और ऑटो को तेजी से भगाने लगा, लेकिन वो बच नहीं सका और पेड़ की चपेट में आकर घायल हो गया। यूपी के कुशीनगर में एक के बाद एक लव जिहाद के 2 मामले सामने आए और इससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि नौशाद अंसारी नाम के आरोपी ने पहले नाबालिग का धर्म बदलवाया और फिर फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बनवा दिया ताकि नाबालिग को नेपाल ले जा सके। लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस धर्मांतरण के एंगल से नौशाद का नेपाल कनेक्शन खंगाल रही है। वहीं दूसरा मामला सेवरही थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्कूली वैन चलाने वाले मुस्लिम युवक ने अपना नाम सज्जाद हुसैन से बदलकर चुन्नू रख लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर सोनी खातून नाम से आधार कार्ड भी बनवा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। बहरहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस कई और एंगल से मामलों की जांच कर रही है। पंजाब के भटिंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर सरहिंद नहर में जा गिरी। कार में 5 बच्चों समेत 11 लोग सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। कुछ गोताखोर नहर में उतरे और लोगों की तलाश में जुट गए। बताया गया कि कार के शीशे तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं नहर में गिरी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। यूपी के आजमगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने विकास के दावे और बदहाल सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। एक दिव्यांग पति पत्नी अपनी समस्या को लेकर घुटनों के बल रेंगते हुए डीएम के दफ्तर पहुंचे। दिव्यांग पति अपनी पीठ पर पत्नी को लादे हुए था और चिलचिलाती धूप, जलते हुए फर्श पर घुटने के बल रेंगते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और घर तक रास्ता बनाने की गुहार लगाई। कुंजी गांव के रहने वाले अशोक कुमार और उनकी पत्नी पैर से दिव्यांग हैं। दोनों चल फिर नहीं सकते। अशोक ने गांव में चल रही चकबंदी को लेकर कई बार आवेदन दिया है और घर तक रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद दोनों रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। पीड़ित की शिकायत के बाद अधिकारियों ने भी जल्द रास्ता बनाने का भरोसा दिया है। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ में एक अनचाहा मेहमान भी पहुंच गया। माउंट आबू के एक होटल में तब हड़कंप मच गया जब वहां पर एक भालू घुस आया और ये घटना रात करीब 3 बजे की है। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि भालू माउंट आबू के ढूंढई रोड पर स्थित एक होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद भालू खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था। इसके बाद भालू रिसेप्शन में रखे सोफे पर भी चढ़ गया और खाने के सामान की तलाश करता रहा। करीब 5 मिनट तक भालू वहीं मंडराता रहा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि भालू के आने के समय रिसेप्शन में कोई नहीं था, अन्यथा भालू हमला कर सकता था। उसका बच्चा है, उसका बच्चा है। बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर बने चेक पोस्ट पर खूनी झड़प हो गई। आरोप है कि कुछ लोग बिना चेकिंग के अवैध तौर पर भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे और इसका विरोध करने पर जो कुछ हुआ उससे हड़कंप मच गया। हड़कंप के पीछे है महिनतपुर चेक पोस्ट पर हुई ये वारदात, जिसमें जमीन पर घिसट रहा सीमा सुरक्षा बल का जवान अपनी गन पकड़े हुए और एक व्यक्ति उससे गन छीनने की कोशिश करता है। उसी दरमियान बंदूक चल जाती है। गोली चलने के बाद भी जवान से बंदूक छीनने की कोशिश होती है।
जानकारी के मुताबिक एसएसबी के विरोध पर अवैध प्रवेश कर रहे लोग अपने साथियों को बुला लाए। उन्होंने एसएसबी के जवानों से मारपीट की, उन पर पत्थर चलाए। इसी दौरान हाथापाई में बंदूक चल गई। जानकारी के मुताबिक एसएसबी जवान ने आत्मरक्षा में भी 5 राउंड फायरिंग की। इस घटना में 2 जवान और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया। घटना की जांच हो रही है। संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई। हर बार की तरह इस बार भी शेखी बघारते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, "Listen, no more trade if you do this." मॉनसून सत्र में जारी हंगामे के बीच ट्रंप के इस बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मौका दे दिया, जिसे लपकते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर समेत किसी भी मुद्दे पर बयान देने से बच रहे हैं, इसलिए विदेश चले गए हैं। आपने अक्सर साधु संतों को समाधि लेते हुए या उन्हें समाधि देते सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी तो आज देख लीजिए। गुजरात के मेहसाणा में एक स्कूटर को समाधि दी गई। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया, जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। अब बात ई स्कूटर की। अक्सर बच्चों को आपने ई स्कूटर चलाते हुए देखा होगा, लेकिन ब्रिटेन की कंपनी बो ने ई स्कूटर की दुनिया ही बदल कर रख दी है। बो ने दुनिया का सबसे तेज रफ्तार ई स्कूटर बनाने का दावा किया है। बो कंपनी ने अपने सुपरफास्ट ई स्कूटर का मॉडल का नाम टर्बो रखा है। कंपनी का दावा है कि द टर्बो 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरने में सक्षम है। कंपनी जल्द ही मीडिया के सामने इस ई स्कूटर का स्पीड टेस्ट आयोजित करवाएगी और अगर द टर्बो ने 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। द टर्बो बैटरी से चलता है और फुल चार्ज होने पर ये एक बार में 241 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कंपनी ने सुपरफास्ट ई स्कूटर की शुरुआती कीमत 25 लाख रुपए रखी है। यूपी के अमरोहा में एक चोर ने तो मंदिर को भी नहीं बख्शा। चोर दबे पांव मंदिर में दाखिल हुआ, मंदिर में रखा हुआ दान पात्र और शिवलिंग लेकर फरार हो गया, लेकिन वो तीसरी आंख से बच नहीं पाया। क्योंकि चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि सफेद टी शर्ट पहने इस चोर ने पहले रेकी की और अब आसपास कोई नहीं दिखा तो चोर मंदिर में घुस गया और दान पात्र में रखे 10,000 रुपए और शिवलिंग लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत की और अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये पूरा मामला अमरोहा के शास्त्री नगर में स्थित चामुंडा मंदिर का है, जहां चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई है। अब बात करते हैं एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की, जिन्होंने एक बार फिर नाना पाटेकर पर उन्हें सताने का आरोप लगाया है। तनुश्री कह रही हैं कि इस बार नाना पाटेकर अकेले नहीं हैं, उनके साथ बॉलीवुड के माफिया भी जुड़े हुए हैं और ये सभी लोग मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में तनुश्री ने ये आरोप लगाए। नाना पाटेकर और तनुश्री का विवाद 7 साल पुराना है।
लेकिन तनुश्री के एक वीडियो की वजह से ये विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोते हुए वीडियो डाला जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें अपने ही घर में सताया जा रहा है। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। They asked me to come to the police station to launch a proper complaint. तनुश्री के कॉल पर सुबह पुलिस उनके घर भी पहुंची। देखिए, आज सुबह मुंबई पुलिस ओशिवारा पुलिस के पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीले रंग के जैकेट में आपको जो लोग नजर आएंगे। पुलिस ने तनुश्री को थाने आकर बयान दर्ज करने को कहा। कुछ घंटे पहले एबीपी न्यूज ने उनसे बात की, तब उन्होंने अपनी आप बीती और खुलकर सुनाई। मेरे साथ पिछले 4-5 साल से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। 2022 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे। मेरे घर में एक मेड प्लांट की गई जो मेरे खाने पीने में चीजें मिलाती थी। किसी को एक्स्ट्रा चाबी किसी ने दे दी है। मैं होटल में रूम में हूँ और किसी ने चाबी करके अंदर आने की कोशिश की है। तनुश्री के मुताबिक नाना पाटेकर के खिलाफ बोलने के बाद से ही उन्हें परेशान किया जा रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर का खुलकर नाम लिया और कहा कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो कहती हैं कि 2018 में नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से उनकी जिंदगी खराब हो गई है। तनुश्री के मुताबिक उसी केस के बाद बॉलीवुड का एक गिरोह नाना पाटेकर के साथ आया और वही उन्हें परेशान कर रहा है। ये नाना पाटेकर का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है इसमें, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इसमें नाना पाटेकर अकेला नहीं है। इस बार इसमें नाना पाटेकर के साथ साथ जो बॉलीवुड जो माफिया एक ग्रुप है ना, गिरोह है, वो भी इन्वॉल्व है। इतना सुनने के बाद हमने भी तनुश्री से पूछा कि आखिर जिन माफियाओं की वो बात कर रही हैं वो उनके ही पीछे क्यों पड़े। तो जवाब में तनुश्री ने कहा, मेरा बॉलीवुड में सब कुछ वापस से चल गया तो सारी लड़कियां इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि चलो मीटू भी कर लिया, फिर वापस फिल्मों में भी आ गई। तो ये रीजन हो सकता है कि एक उदाहरण क्रिएट करना चाहते हैं। देश के बड़े कलाकार नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगे तो हमने उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन अफसोस कई कोशिशों के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आप यहाँ पर एक और पक्ष जानिए। थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अभी तक तनुश्री ने पुलिस में कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नाना पाटेकर पर उन्होंने 2018 में मीटू का आरोप लगाया, फिर विदेशों के बाद भारत में भी ये मूवमेंट शुरू हो गया था। उनका आरोप था कि 2008 में नाना पाटेकर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में नाना पाटेकर और उनके साथ आरोपी बनाए गए सभी लोगों को कोर्ट से राहत मिल गई थी। इसके बाद 2019 में पुलिस ने भी सबूत न मिलने पर केस बंद कर दिया और यहां तक आशंका जता दी थी कि यह शिकायत बदले की भावना की गई होगी। तनुश्री का आरोप है कि इस मीटू मूवमेंट की वजह से अभी तक वो सताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उल्लासनगर में एक आरोपी की जमानत पर ऐसा जश्न मनाया गया कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की गंभीरता पर ही सवाल खड़े हो गए। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी का जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर पटाखे फोड़े गए, नाचे गाए, झूमे और जमकर जश्न मनाया, वो भी आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत की खुशी में। जेल से छूटे इन आरोपियों को देखिए, चेहरे पर खुशी तो ऐसी है जैसे कोई मेडल जीतकर बाहर आए हों। जिन लोगों के जेल से निकलने पर जश्न मनाया गया, उन पर छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने और शांति भंग जैसे गंभीर आरोप हैं और अभी सिर्फ बेल मिली है। बता दें, ये हैरान करने वाली घटना उल्लासनगर के रमाबाई टेकरी की है, जहां आरोपी रोहित झा और सोनमणि झा को कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद जेल के बाहर भी इनके सहयोगियों का जमावड़ा देखने को मिला। बाइक से जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, आरोपियों के हौसले इतने बढ़े हुए थे कि सीधा पीड़ित के घर के सामने ढोल नगाड़े और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इनकी शर्मनाक हरकत के बाद पुलिस ने दोबारा दोनों ही आरोपियों के खिलाफ नया केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था और आज का पूरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इंडिया गठबंधन ने आज फिर से बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। तकरार पुरानी थी, लेकिन तरीका बदला हुआ था। मंगलवार को राहुल और अखिलेश ने पोस्टर लेकर मकरद्वार पर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार काले कपड़े के जरिए संदेश पहुंचाया गया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को काला गमछा पहनाया और बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को वोट चोरी बताया। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं।
पहले संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ और जैसे ही कार्यवाही शुरू हो गई, दोनों सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस कह रही है कि जब बीजेपी से सवाल पूछो तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो बीजेपी उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर तमाम तरह की थ्योरी चल रही है और इसी में से एक थ्योरी है जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई। लेकिन अब जस्टिस वर्मा के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल कैश कांड में फंसे हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि इसके लिए विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा के आवास पर अकूत नकदी बरामद होने की बात कही गई थी और आंतरिक कमेटी ने उन्हें इस मामले में दोषी बताया है। इसी वजह से सोमवार को उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था और तो और राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था, जिसमें विपक्ष के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। यानी जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। लेकिन देखना ये है कि ये प्रस्ताव पहले किस सदन में मंजूर किया जाता है, क्योंकि एक सदन में स्वीकार होने के साथ ही दूसरे सदन का प्रस्ताव खुद ही खारिज माना जाएगा, क्योंकि ये एक ही दिन दोनों सदनों में लाया गया है। AI आधारित ऐप चैट GPT का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI का दावा है कि उसका प्लेटफॉर्म हर दिन करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है। ओपन AI के मुताबिक चैट GPT एक दिन में 250 करोड़ से अधिक सवालों के जवाब दे रहा है। 7 महीने में चैट GPT ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 महीने पहले चैट GPT हर रोज 100 करोड़ सवालों के जवाब देता था। हालांकि सवालों के जवाब देने के मामले में चैट GPT अभी गूगल से काफी पीछे है। गूगल हर साल करीब 5 लाख करोड़ सवालों के जवाब देता है, जबकि चैट GPT हर साल करीब 91,000 करोड़ सवाल के जवाब दे रहा है। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि चैट GPT की रफ्तार गूगल के मुकाबले काफी तेज है। ओपन AI के मुताबिक चैट GPT का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अप्रैल 2025 में मोबाइल पर चैट GPT का इस्तेमाल करने वालों में 13.5% भारतीय थे, जबकि 8.9% अमेरिकी और 5.7% इंडोनेशिया के लोग थे। अब राजस्थान की बात, जहां पर अलवर में एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर एक पाखंडी तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी। उसकी जान चली गई। 6 साल के मासूम लोकेश की बलि चढ़ाने का ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश के चाचा मनोज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। मनोज ने पुलिस से जो कहा वो डराने वाला है। मनोज के मुताबिक ये सब उसने अपनी नाराज पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए किया। मनोज की पत्नी अपने नाराज होने से पीएल गई हुई थी। इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। बीवी को वापस लाने की हसरत में मनोज ने लोकेश को मारकर खंडर में छुपा दिया था, ताकि तांत्रिक के कहे के मुताबिक वो लोकेश का खून और कलेजा निकाल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके शरीर से सुबह करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया। कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। भारत में विदेश मंत्रालय की परमिशन के बगैर कोई दूतावास नहीं खोल सकता, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक शख्स फर्जी दूतावास चला रहा था। दूतावास चलाने वाला व्यक्ति खुद को एम्बेसडर कहता था। गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद किराए के इसी घर में दूतावास के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। यूपी STF ने इसका भंडाफोड़ किया। एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। STF के मुताबिक फर्जी एम्बेसी की आड़ में आरोपी विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली लेता था, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों की हेराफेरी करता था। रौब झाड़ने के लिए उसने गाड़ियों पर एम्बेसी वाली नीली प्लेट के साथ फर्जी नंबर और झंडे भी लगाए। ये देखिए, ये झंडा है जो फिलहाल गाड़ी के कोने में लगाया है। इसने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें भी जमा कर रखी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को इसके कब्जे से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फर्जी मुहर, कई देशों की करेंसी और फर्जी नंबर प्लेट मिले।
मध्य प्रदेश के सागर में उस वक्त रेलवे कर्मचारियों के पसीने छूट गए जब एक कार रेल ट्रैक पर पहुंच गई। वो भी तब जब दुर्ग से अजमेर जाने वाली ट्रेन के आने का समय हो गया था। सागर के भूतेश्वर रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर 12 साल के एक बच्चे से अचानक कार स्टार्ट हो गई, जो सीधा रेलवे ट्रैक पर जा रुकी। पटरी पर फंसते ही कार का इंजन भी बंद पड़ गया। फाटक पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों के कार ट्रैक पर देखकर होश उड़ गए। रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पटरी से गुजरने वाली ट्रेन ट्रैक पर दिखने लगी थी। आनन फानन में दौड़ते हुए रेल कर्मचारियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकवाया और फौरन ही स्थानीय लोगों की मदद से धक्का लगाकर कार को पटरी से नीचे उतारा। मुंबई के पास विरार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक इमारत की लिफ्ट के अंदर डिलीवरी बॉय पेशाब करते हुए पकड़ा गया। इस घटना के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की और उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। डिलीवरी बॉय की यह हरकत लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अकेला था। लिफ्ट चलने पर पहले उसने इधर उधर देखा, फिर लिफ्ट की दीवार से सटकर पेशाब कर दिया। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डिलीवरी बॉय का पता लगाया और उसके दफ्तर में धावा बोल दिया। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी की। बाद में लोगों ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। वोटर पुनरीक्षण अभियान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन के विधायक आज फिर से काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन में चर्चा की मांग की। सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन था, लेकिन महागठबंधन के तेवर जस के तस। कुछ विधायक काले कुर्ते में थे तो कुछ काली टी शर्ट में। एक सुर में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान को रोकने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक मार्शल ने नेता के स्टाफ को धक्का दे दिया। इसे लेकर महागठबंधन के विधायक भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाहर विवाद थमा तो सदन के भीतर संग्राम की तस्वीर नजर आई। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। और इसी हंगामे के दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बाप वाली बात इस वजह से कही क्योंकि जिस वक्त तेजस्वी यादव सदन में बोलने के लिए खड़े हुए उस वक्त डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उन पर टिप्पणी कर दी और इसी पर भाई वीरेंद्र उखड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर को छोड़कर बाप वाली लड़ाई पर आ गए। स्पीकर ने भाई वीरेंद्र से माफी मांगने को कहा तो भाई वीरेंद्र ने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। हम अपने वक्त पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा। तो आप कोई माफी नहीं मांगे? नहीं, कोई माफी। भाई वीरेंद्र के समर्थन में तेजस्वी यादव भी खड़े हो गए। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। इसके बाद दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो महागठबंधन के विधायकों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में एक पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर शव को घर में ही दफना दिया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। घटना करीब 20 दिन पुरानी है। घर के जिस हिस्से में गुड़िया चौहान ने अपने पति के शव को दफनाया था उसी जगह पर उसने बेड लगाया और उस पर सोती थी। गुड़िया चौहान ने न सिर्फ घर में पति की लाश को दफना दिया बल्कि देवर को बुलाकर उस जगह पर टाइल्स भी लगवा दी ताकि किसी को खबर न हो। विजय चौहान यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे और शादी के बाद पिछले 10 साल से नाला सोपारा में पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन जांच करते हुए पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस हत्याकांड की परतें खोल दी। 2 फीट खुदाई की है तो ये लोग बोले इसमें नहीं है, लेकिन मट्टी ताजा है। मैंने बोला थोड़ा और देख लो भाई, अब जब खोदी दी हो तो थोड़ा और देख लो, इंक्वायरी कर लो। जांच में पता चला कि विजय चौहान गुड़िया और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। मध्य प्रदेश के कटनी में एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता। अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा सैकड़ों अनाज का बदराना जलकर खाक हो गया।
घटना के समय मिल में काम चल रहा था। जैसे ही कर्मचारियों को आग की खबर मिली, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी झुलसा नहीं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक दमकल आती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। देखिए, राजस्थान जून से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, लेकिन तबाही यहां पर अभी थमी नहीं। झुंझुनू में इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है कि जिसने भी अपनी आंखों से उस मंजर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और लैंडस्लाइड की ये घटना झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के नारी गांव में हुई। अब लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो भी देखिए। पलक झपकते ही बड़ा पहाड़ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड का यह मंजर इतना भयानक था कि जो लोग वहां मौजूद थे वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते नजर आए। लोगों का मानना है कि खनन की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस वालों को सरकार वेतन देती है, तमाम सुख सुविधाएं देती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस वाले गरीब दुकानदारों से मुफ्त में सामान खा जाते हैं। ये शख्स यूपी के हमीरपुर में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इसका कहना है कि जब इसने पुलिस वालों से गोलगप्पे के पैसे मांगे तो इसे गाली दी गई और मारपीट की गई। मेरे पास आए तो 2-3 बतासे दिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, गाली देने लगा। वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा हमसे। यानी 5 रुपए की बात थी और पुलिस वाले बेशर्मी पर उतारू हो गए। मान के साहब पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब, किसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब। फिर इसके बाद बहुत मारा मुझे, गाली भी देने लगे। अब इसने एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित के खिलाफ सीओ से शिकायत की है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।